हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट आई स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका जो 2019 का प्रश्न पत्र हो जाता है उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और आपका प्रथम सेमेस्टर और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कहते हैं कि बाल विकास का मतलब क्या होता है, यानी बच्चों का विकास। और बच्चों के विकास के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और बच्चे कैसे, देखिए शिशुअवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, हमें यही चीज़ों को पढ़ना है। और बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी चीज़ों पर इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ क्लासेस हम ले चुके हैं जिसमें डिटेल में चीज़ों को बताया गया है, और ये आपके क्या है, क्वेश्चंस पेपर है जिनको सॉल्व किया जा रहा है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर्स के होते हैं। सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप लोगों के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो हो जाते हैं आपके 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इसमें पर क्वेश्चंस पर 1 नंबर मिलता है, यानी एक एक नंबर के 15 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 इसमें नंबर आपके पक्के होते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। उसके बाद आपके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप। तो अति लघु उत्तरीय टाइप जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो भी आपके 15 आते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी आपको 15 क्वेश्चंस पर 15 नंबर प्रोवाइड होते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर। ठीक है, और उसके बाद 10 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। और आई होप अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का ये कथन किसने दिया। इन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए, है ना, जिस प्रकार शारीरिक विकास यानी हमारा जो शरीर है उसके विकास के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की। तो ये कथन हो जाता है स्किनर का, डीवी का, वुडवर्थ का, अरस्तु का। तो ये बात कही है जॉन डीवी ने कही है, जो कि आपका ऑप्शन में है। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? बुद्धि करती है कि नहीं करती है? और यौन ये भी करता है या नहीं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये यानी कि सभी करती हैं, बुद्धि भी करती है, यौन भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती हैं। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी द ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। और टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु किसे कहते हैं? तो किशोर अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं, शिशुअवस्था को कहते हैं, युवावस्था को कहते हैं। तो एक एज ऐसी आती है जब बच्चे टोली बनाकर क्या करते हैं, रहना चाहते हैं और उसमें खेल खेलते हैं। यानी आपकी जो इसमें आपकी क्या सभी की ये अवस्था हो चुकी है, तो वो होती है बाल अवस्था। और इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते, वो मिट्टी में अगर खेल रहे हैं तो वो खेलते रहेंगे, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि हम गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ भी ये बच्चे नहीं सोचते। उनको बस क्या चाहिए, अपने दोस्त चाहिए और दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज हो जाती है? ये हो जाती है बाल्यावस्था, जो कि अगर हम उसकी बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो आपको 6 to 11 ईयर्स मिल जाएगा। और जो शिशुअवस्था होती है वो 0 से, या कहीं कहीं पे जन्म से लिखा होता है तो 5 ईयर्स, या कहीं पे लिखा होता है 0 से 6 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद किशोर अवस्था तो 12 to 18 ईयर्स, कहीं कहीं पे आपको 13 to 18 ईयर्स मिल जाएगा। और ये जो स्टेज होती है यानी कि किशोर अवस्था जो होती है ना, तो ये किसी किसी में 19 साल, 20 साल, कुछ लोगों में तो 22 साल तक चलती है। और ये स्टेज कैसी होती है?
जो मैं किशोर अवस्था की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्थाओं में बच्चा क्या करता है, समझ ही नहीं पाता है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, और इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोग क्लास ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देखिए। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में जाएंगे तो आपकी क्लास बहुत लॉन्ग में चली जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ी शॉर्ट में ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बाल अवस्था हो जाती है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसने दिया? तो फ्रायड ने दिया, क्रो ने दिया, हरलॉग ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। हालांकि देखिए, कुछ लोगों ने इन चीज़ों को माना है कि भाई मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। और वैसे तो बनने के लिए कोई एज होती ही नहीं है। जब इंसान क्या करता है, मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, जब लगन लगाता है तो वो कर ही डालता है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यानी कहा है, तो किसने कहा है? तो फ्रायड महोदय ने ये बात कही है। और जब कोई बात कहता है तो उसमें क्या है, उसका खंडन भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी, जैसे बुद्धि कितनी प्रकार की है, तो किसी ने कहा एक प्रकार की है। अब अगर बुद्धि एक प्रकार की है तो सभी को एक जैसा सीखना चाहिए, सभी में एक जैसी समझ होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग आए तो बोले नहीं नहीं भाई, बुद्धि एक तरह की नहीं होती है, बुद्धि 2 तरह की होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ बंदे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर में सीखते हैं। किसी का मिजाज कैसा होता है, किसी का मिजाज कैसा था, उनका भी खंडन हुआ। फिर महोदय आए दूसरे, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, बुद्धि बहुत तरह की होती है। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, किसी का गुस्से वाला स्वभाव होता है, किसी का विनम्र स्वभाव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बुद्धि बहुत तरह की होती है। तो ये चीज़ भी सही है ना। तो खंडन हुआ ना, किसी ने अगर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो किसी ने उसमें खंडन भी किया, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रायड महोदय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाल अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल अवस्था में देखिए, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अब ऐसा किया जाना चाहिए क्या? चलिए देखते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मारपीट, यानी हम बच्चों को मार रहे हैं, उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, वो चीज़ गलत होती है। ऐसे बच्चे कभी नहीं सीख पाते। बच्चों को आप जितने प्यार से सिखाएंगे, जितने अच्छे से, अगर उनका मन कर रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हो मैथ सब्जेक्ट और बच्चे क्या करना चाहते हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करो, नहीं भाई मैथ नहीं पढ़ानी है उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे ड्राइंग ही बनवानी है। यानी जब आप बच्चे के मन का करेंगे, फिर बच्चा आपके मन का ज़रूर करेगा। ये चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मारे, बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल में रखें जो बच्चा ना तो हिल सके ना डुल सके, और बस वो पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि हम कैदी हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अरे नहीं जी भाई, छूट देनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि खेल के द्वारा आप बच्चों को जब शिक्षा देंगे, जैसे आपको मैथ पढ़ाना है बच्चों को, तो ऐसा नहीं है 2+2 कितना होता है तो वो 4 बताएं, ऐसा नहीं। आप क्या करो, बड़े ही अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में बच्चों को सिखाओ। 2 स्टिक्स ले लो और 2 स्टिक्स बच्चे को पकड़ा दो, फिर बताओ इनको मिलाओ, फिर क्या हुआ भाई, तो बच्चा खुद काउंट करेगा, अब तो ये 4 हो गए। या मार्बल्स ले लो, ये छोटे छोटे टुकड़े ले लो किसी चीज़ के, है ना। पेंसिल है, पेन है, वहाँ पे तो हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। बुक्स हैं, अब उनको इकट्ठा कर लो, फिर बच्चों से कहो इसको एक में मिला दो तो कितनी हुई, यानी प्लस आप सिखा रहे हो। इसमें माइनस करना है तो आधी अलग कर दो, आधी अलग कर दो, अब बताओ ये कितनी हुई, काउंट कराओ। तो इस तरह से जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे का मन क्या होगा, स्कूल आने का मन करेगा। वरना क्या करेगा, बहाने बनाएगा कि भाई हमें तो स्कूल नहीं जाना, वहाँ पे तो क्या कैदी की तरह हम रहते हैं। वो अपने मन
मन में रखेगा, कहेगा किसी से नहीं, क्योंकि उसको ये इतना बड़ा लफ्ज़ कैदी आता ही नहीं है। उसको बस ये लगता है कि हमें क्या किया जा रहा है, हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, हमारे ऊपर वर्कलोड लादा जा रहा है। तो ये चीज़ गलत होती है। तो इसलिए बच्चों को जब भी पढ़ाए तो खुले माइंड से खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो बच्चा सीखेगा आराम से। तो यहाँ पे हो जाता है खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। और पिटाई करके तो बिल्कुल भी नहीं भैया। पिटाई करना, मारना, डांटना, आँख दिखाना, यहाँ तक कि आप ये भी बच्चे से नहीं कह सकते कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक तरह की प्रताड़ना होती है और इससे बच्चे क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं बोली जानी चाहिए, ये भी नेगेटिव में आता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए सभी हो जाने चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी जब आप बच्चों को क्या करेंगे, उनसे प्यार से बोलेंगे। अगर वो उस वक्त खेलना चाहते हैं तो थोड़ी देर उन्हें खेल खिला दे, वो चीज़ बेहतर होती है। अगर थोड़ी देर बच्चे होते हैं बहुत बातूनी होते हैं, तो थोड़ी सी बातचीत भी आप उनसे कर लें और उसके बाद उनको इस तरह से कन्विंस करें कि ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, वो सीखने के लिए यानी वो सीखना फिर चाहेंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। सदाचरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही। अच्छे आचरण जब आप प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, आप उस तरह से पेश आएंगे तो बच्चे कब नहीं होंगे जो आपसे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, यानी आप अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। यानी कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि बस क्लास में नींद आ जाए, है ना, और जल्दी से हम सो जाए। तो अगर इस तरह से आपकी शिक्षण विधि है तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। कुछ ऐसा आयोजन करें, कुछ इस तरह से बच्चों को सिखाएं कि बच्चे सीख भी रहे हैं प्लस उनको मज़ा भी आ रहा है कि अरे नहीं मैम या सर तो हमको क्या कर रहे हैं, खेल खिला रहे हैं, लेकिन रियल में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि बच्चों को किस तरह से खेल खेल में आपको शिक्षा देनी है, ठीक है। और ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप खेल खेल में शिक्षा आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी यही राइट हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो चिंतन क्या होता है कि जब बच्चा चिंतन करता है, आप बच्चे से कोई चीज़ पूछते हो और बच्चा सोचता है, विचारता है, कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। यानी बच्चा क्या है, एक्टिव है। और जहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा के चले गए और बच्चे ने कुछ भी नहीं समझा। ये नहीं है कि बस टाइम को काटना है किसी तरह से, ये इतना टाइम हो जाए और बस हम जाएं, वो चीज़ नहीं। बच्चे ने कितना सीखा, किस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है ना। अगर बच्चा स्कूल आया है और 4 से 5 घंटे आपके साथ रहा है तो वो कितना सीख पा रहा है और आप उसको कैसे सिखा पा रहे हैं, ये चीज़ आप पे निर्भर करती है। और एक क्वेश्चन है कि अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो ये किसकी गलती है? तो वहाँ पे होगी बच्चे की, टीचर की, अभिभावक की, या इनमें से किसी की नहीं। तो आप टीचर की गलती कर सकते हो, बच्चे की नहीं, क्योंकि बच्चा क्या है, वैसे तो कोरा कागज़ नहीं होता है। जब वो जन्म लेता है और उसके बाद घर में रहता है, फिर उसके बाद वो विद्यालय जाता है, तो बहुत सी चीज़ें वो सीख कर विद्यालय जाता है। अपनी मातृभाषा सीख कर वो विद्यालय जाता है, तो कोरा कागज़ तो है ही नहीं, यानी उस पर लिखा हुआ है कुछ। लेकिन आप यही कहोगे कि बच्चा क्या है, बच्चा आपके सुपुर्द कर दिया गया। अब बच्चे को आपको सिखाना है, वैसा माहौल देना है, उस तरह से बच्चों को ढालना है कि बच्चा सीखे। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को सिखा ही नहीं पा रहे हैं तो और बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो आपको ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश देना चाहिए कि बच्चा सीखे और सीखने के लिए इच्छुक हो। मतलब वो एक उसमें एक जैसे होता नहीं है कि हाँ हमें सीखना है, हमें कुछ करना है, तो बच्चा भी ऐसे होता है। जब अच्छा माहौल देंगे, अच्छा परिवेश देंगे तो बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होगा, तत्पर होगा, यानी वो तैयार होगा, ये चीज़ हो जाती है।
तो यहाँ पे क्या होगा, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए तो सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। और शिक्षण विधि जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। जैसे कहते हैं कि आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि जैसे उसको कुछ चीज़ें आ रही हैं और उससे मिला जुला कर आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैथ पढ़ानी है, उसमें काउंटिंग सिखानी है, तो उसको 1 2 3 4 आ रहा है, तो फिर 1 2 3 4 के बाद आप 5 6 7 यानी पिछले ज्ञान के साथ अगला ज्ञान जोड़ देंगे। और जब आप अगला ज्ञान जोड़ देंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर यही हो जाता है ना, काफ़ी लॉन्ग चला जाता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये भी है ना, अगर एक क्लास आप देख लें तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। ये भी है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ये तो हो गया आपका। और उसके बाद है कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो भाई सभी, क्योंकि भाषा विकास पर ध्यान देना है। कहानी यानी बच्चों को कहानी के माध्यम से क्या है, शिक्षा देना है। और काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। यानी आप कल्पना करें कि जैसे कहते नहीं कि एक राजा है, वो सफ़ेद घोड़े पर बैठा है, आसमान में उड़ रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ रियल में कोई राजा है और वो क्या है, वो आसमान में उड़ रहा है घोड़े पर बैठकर। अब उसकी कल्पना शक्ति का विकास हुआ ना, तो ये चीज हो जाती है। यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो ये राइट हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने दिए, तो थॉर्नडाइक ने दिए प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने देखिए ये सभी सिद्धांत दिए, ये यानी ये सभी नियम दिए। तो प्रभाव का नियम भी हो जाता है, अभ्यास का नियम भी हो जाता है और तत्परता का भी नियम हो जाता है। अभ्यास के नियम में देखिए इस चीज़ को आप सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भर भर के पूछे ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये कौन से नियम है, तो मुख्य नियम है। और अगर हम गौड़ नियमों की बात करते हैं तो गौड़ नियम 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं, एक प्रभाव का नियम हो जाता है, एक अभ्यास का नियम हो जाता है, एक तत्परता का नियम हो जाता है। तो प्रभाव का नियम ये होता है कि बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस जिन जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है वो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं। अभ्यास का नियम, जैसे आपने आज कोई चीज़ सीखी और फिर आपने कभी उसका रिवीजन ही नहीं किया, आपको लगा हमने एक बार पढ़ तो लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है, इनफ है ना, लेकिन ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, कहते नहीं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। देखिए जैसे आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है और कल आप जब उसी चीज़ को पढ़ेंगे उसमें कुछ आप नया सीखेंगे, फिर आप अगले दिन उसी चीज़ को पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। और वो चीज़ें क्या होती हैं, आपके एकदम से जैसे आपके माइंड पे छप जाती हैं, फिर आप उसको नहीं भूलते। लेकिन अगर पढ़कर आपने छोड़ दिया तो फिर वो बेकार है। और मैथ में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है, अगर आप उसको सॉल्व करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी मैथ ठीक ठाक है, सही है, जैसी आपकी थी चल रही है। लेकिन जहां आपने प्रैक्टिस छोड़ी कि समझ लीजिए मैथ ने आपका साथ छोड़ दिया, ये चीज़ होती है ना, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे अभ्यास का नियम हो जाता है। और तत्परता का नियम क्या होता है, जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप पढ़ने के लिए तैयार हो, अब आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर लेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद एक टाइम निकाल ही लेंगे कि हाँ हमको क्या करना है, हमको पढ़ाई करनी है। यानी आप उस चीज़ के लिए तत्पर हो, यानी तैयार हो। और अगर तत्पर नहीं हो तो कितना भी आपको मौके मिले, कितने भी चांस मिले, कुछ भी सब आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप उस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब तैयार नहीं है तो 50 बहाने हैं आपके पास कि हम इतने कम टाइम में करेंगे, हम कर ही क्या सकते हैं, हाँ बहुत लोग नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे, ऐसे करके आपके पास बहाने। और बहाने अगर एक सोचो तो 100 बना सकते हो आप।
वही वाली बात है कि एक बनाने चलोगे 100 बना लोगे, और अगर आप तैयार हो उस काम को करने के लिए तो 100 प्रॉब्लम आए फिर भी आप उसका सलूशन निकाल ही लेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रेरणा होती है तो सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, विकल्प आ और बात दोनों सही हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा देखिए सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। अब सकारात्मक कैसे होती है हम इस पर पहले डिस्कस करेंगे। सकारात्मक ऐसे होती है, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है बैठा, ठीक है, आप उसके पास गए, आपने कहा शाबाश, बहुत अच्छे, पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, और भाई आगे बढ़ना, और भाई हमारा भी थोड़ा सा नाम रोशन हो जाएगा, मम्मी पापा का तो नाम रोशन ही होगा। इस तरह से आपने बच्चे से बात की, बच्चा क्या हुआ, खुश हुआ, वो उसने सोचा आज हम पढ़ने बैठे हैं तो इतनी हमारी तारीफ़ हो रही है और हमसे कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ें, इसका मतलब हम में कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन एक क्या हो जाता है, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ये हो जाता है, कोई बैठा पढ़ रहा है, अब आप उसके पास गए और क्या कहा, अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, अभी तक जब कुछ नहीं कर पाए अब क्या कर पाओगे, है ना, अब क्या कर पाओगे। वो मतलब किसी का नाम ले लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, आप क्या कर पाओगे, वो तो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे करके बहुत लोग कह नहीं देते हैं। तो ये क्या होता है, नकारात्मक। अब क्या हुआ, ठीक तो कह रहे हैं, मन में आ गई वो बात, हाँ ठीक तो कह रहे हैं, जब वो नहीं कुछ बन पाए तो मैं क्या बन पाऊंगी या मैं क्या बन पाऊंगा, ये सही है, मैं गलत हूँ। अब उसी दिन से क्या हुआ, किताबें बंद, माइंड में वो चीज़ छप गई, यानी कि जो आपको प्रेरणा मिली वो नकारात्मक मिली, ठीक है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, भले आप आगे ना बढ़ पाओ लेकिन फिर भी वो कोशिश कराएंगे कि हाँ नहीं बढ़ना है, और जब कोशिश करोगे तो हार होती नहीं है। लेकिन एक आपको इस तरह से मिलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, है ना, कुछ नहीं होता, बस वहीं पे आपका क्या है, वाइंड अप हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। फिर आप उसी भीड़ में हो जाते हैं जहाँ पे आपकी कोई पहचान नहीं होती। और भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या होते हैं, हमें स्ट्रगल करना होता है। जब हम स्ट्रगल करेंगे ना, कहते नहीं पसीना बहाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और जो लोग हर वक्त ऐसी में बैठते हैं तो वो क्या ही कर पाएंगे, है ना वो वाली बात हो जाती है। चलिए भाई चलते हैं। यहाँ पे तो भाई प्रेरणा हो गई, तो समझ में आ गया ना कि एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है, दो तरह की होती है। और उसके बाद, और हाँ, जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना तो इतनी परेशानियाँ आपके सम्मुख आएंगी, इतनी परेशानियाँ आएंगी कि आप खुद से कहने लगोगे कि बस हो गया जो कुछ होना था। लेकिन वही वाली बात कि आप सकारात्मक है, अगर नकारात्मक हो गए तो सारी मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्या हो जाता है, आपका वर्णन किया गया है। तो कितनी, तो 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो 4 हो जाएंगी। और उसके बाद है, और हाँ इनके बारे में बात कर लेते हैं, जीन पियाजे जी के बारे में, कि इन्होंने क्या किया कि अपने ही बच्चों पे शोध कर डाला। हालांकि इनके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी फेमस है कि लोगों ने इनका क्या किया कि हाँ नहीं करना चाहिए था, बच्चों के ऊपर नहीं करना चाहिए था प्रयोग, और इन्होंने किया। लेकिन अगर किया ना होता तो आज हम उनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या होती हैं, आलोचनाएँ होती हैं, हमारी बुराइयाँ होती हैं, है ना। लेकिन हमें उन बुराइयों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक दिन क्या होता है, पहले जो लोग बुराई कर रहे होते हैं वही आपके अपने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही जीन पियाजे जी जो थे तो उनकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई, लेकिन आज भी देखिए कितने लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, आज आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं और आगे आप भी किसी को इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो इनसे हमें कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है कि हाँ आलोचनाएं तो होती हैं, और ये तो कहने ही नहीं चाहिए अरे मेरी तो सब बुराई करते, मेरी तो सब बुराई करते। अगर आप कुछ हो और लोगों को दिख रहा है कि आप कुछ हो तो आपकी बुराइयां होंगी, आपकी आलोचनाएं होंगी, और जिस दिन आपकी आलोचनाएं बढ़ जाएं समझ लें आप कामयाबी के
करीब हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, और लर्निंग मतलब सीखना, कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, यानी अधिगम कर रहे हैं। और स्थानांतरण यानी एक दूसरे तक हम पहुंचा रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी है ना, जैसे हमने सीखा फिर हम दूसरों को सिखा रहे हैं। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। यानी क्या कर रहे हैं कि जो अपने प्रयास यानी खुद प्रयास कर रहा है और फिर उन चीजों को प्राप्त कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जित प्रेरक। एक क्या होता है, गॉड गिफ्टेड, हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे हम क्या करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, है ना, खाते हैं, पीते हैं, तो ये क्या है? ये गॉड गिफ्टेड हमें क्या मिला है? ये जो प्रेरक हमारे हैं तो वो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें दिए हैं उपहार स्वरूप। लेकिन जो अर्जित है, जैसे हमने क्या किया, हमने पढ़ना सीखा, वो हमने क्या किया, अर्जित किया। हमने कोई काम सीखा, वो हमने क्या किया, अर्जित किया। यानी ये कौन से प्रेरक हो जाते हैं? ये अर्जित प्रेरक होते हैं। और मनुष्य उसको अपने आप से ही करता है। ऐसा नहीं कहते नहीं कि किस्मत के सहारे बैठे, नहीं, हमें वो चीज़ आ जाएगी और ऊपर वाला चाहेगा। ऊपर वाले ने उनको जो कुछ देना था वो उन्होंने दे दिया। रोना, हंसना, आप जब क्या करते हो, इस तरह से पलक झपकते हो, आँख, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए अगर चाहो तो क्या आप आँख इस तरह से करके यानी खुले रख सकते हो? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है ना। और बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते। और जब भी आपको भूख, जैसे आप छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो जब उसको क्या होता है, प्यास लगती है तब भी वो रोता है, भूख लगती है तब भी वो रोता है ना। तो ऊपर वाले ने इस तरह से बना दिया कि हाँ, बच्चे को अगर भूख लगेगी तो वो रोएगा, है ना। और कभी वो क्या करता है, मुस्कुराता भी है, और इस तरह से जैसे जम्वाही भी लेता है, इस तरह से ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो चीज़ सीखता है वो अर्जित होता है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए भाई, तो यहाँ पे ये अर्जित प्रेरक हो जाएगा। और स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है या कथन किसका है? तो स्मृति यानी एक चिप होती है ना, अपने माइंड में एक चिप है और उसमें हम हर एक चीज़ को रख लेते हैं। जैसे कोई किसी ने हमको कुछ कहा तो वो हमको याद है ना। वो चीज़ अलग है कि हम उसको नहीं किसी से कह रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड में है, यानी फीड है। तो ये क्या है? ये स्मृति है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करती है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं। तो आंकड़ों के प्रकार अवर्गीकृत है, वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है, वर्गीकृत दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों हो जाएंगे आंकड़े। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना किया कीजिए भाई, है ना। चलिए भाई, और चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद देख लेते हैं। अगर क्लास लंबी हो गई होगी, थोड़ी लॉन्ग हो गई होगी, तो हम अगले क्लास में आपकी जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा हमने डिटेलिंग कर दी, डिटेल में चीज़ों को बता दिया। इससे क्या, अगर आप एक क्लास भी देखेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई आपने देखी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस की क्लास, और तैयारी आपकी कैसी हो गई अति लघु और लघु की। तो यहाँ पे फिर बहुत लॉन्ग क्लास चली जाएगी, तो इसलिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जो आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगले क्लास में
डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और वो चीज़ जो हुई है अभी कि पहले डेट शीट आई और उसके बाद क्या हुआ, कुछ उसमें हो सकते हैं बदलाव हो, और कल तक उसमें क्या बदलाव होने हैं, कब तक की डेट मिलनी है, यानी कब तक एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, किस डेट में रखे जाएंगे, तो हो सकता है कल तक उस चीज़ की जानकारी हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा यानी ये नहीं होगा कि हाँ 2-3 महीने का फ़र्क तो नहीं आएगा, हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का फ़र्क आ जाए। तो तैयारी आप लोग उसी तरह से करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं और फिर अचानक से जब डेट आ जाती है कि हाँ एग्ज़ाम है, तब फिर बहुत पछतावा हो जाता है। और वो बात अलग है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और नहीं स्टडी कर मिलती है, तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अगर हम जानबूझकर ऐसा करते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो फिर आप लोग तैयारी करते रहें और कल हो सकता है कि आप लोगों को इस बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।